आज हम म्यूचुअल फंड मॉक टेस्ट पार्ट 2 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 हमने लास्ट टाइम कवर किया था। आज हम चैप्टर 2 से MCQ क्वेश्चन लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, इन मल्टी कैप फंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन ईच इज, ऑप्शन है 25%, 50%। तो इसका करेक्ट आंसर है 25%। तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25% रहना चाहिए। ये मल्टी कैप की क्राइटेरिया है। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन दिस मल्टी कैप कैटेगरी फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 कंपनीज in terms of full market capitalization is known as, first 100 companies in terms of full market capitalization is known as large cap. From 101st to 250 company is known as mid cap. From 250 onward is known as small cap. True or false? True. ये सिंपल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट 100 कंपनी है वो लार्ज कैप इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में, and from 101 to 250 mid cap and 251 onwards small cap. Okay, next question. Minimum investment in equity and equity related instrument of large cap companies shall be a dash % of total asset. इसका राइट आंसर है 80%। तो लार्ज कैप जो कंपनी है, लार्ज कैप फंड में मिनिमम लार्ज कैप कंपनी के 80% उसमें निवेश होना चाहिए। दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लार्ज एंड मिड कैप मिनिमम -% इन लार्ज कैप एंड मिनिमम -% इन मिड कैप। अभी जो फंड लार्ज एंड मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें यहाँ पे कितने % होना चाहिए दोनों में? पहला ऑप्शन है 35-35, सेकेंड ऑप्शन है 50-50। तो राइट आंसर है 35-35। तो इन ईच कैटेगरी देयर शुड बी ए 35% मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिड कैप फंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शैल बी 65%, 100%। इसका राइट आंसर है 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रा फंड इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग ए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। म्यूचुअल फंड विल बी परमिटेड टू ऑफर आइदर वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। ट्रू और फॉल्स? इसका राइट आंसर है ट्रू। जो कॉन्ट्रा फंड जो रहता है म्यूचुअल फंड, आइदर दे कैन ऑफर कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड, और एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस फंड इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन मैक्सिमम डैश स्टॉक। राइट आंसर है 30 स्टॉक। जो फोकस फंड रहता है वो ज़्यादा कंपनी में निवेश नहीं करता है। उनका एक फोकस रहता है कि 30 स्टॉक से ज़्यादा निवेश नहीं करना है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन उसमें रिटर्न भी अच्छा आने की संभावना रहती है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेगा उतना रिटर्न, रिस्क कम होएगा, लेकिन रिटर्न भी उतना ज़्यादा आने की संभावना कम हो जाती है। तो फोकस फंड लिटिल बिट हायर रिस्क हायर रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर और थीम शैल बी % ऑफ टोटल एसेट। जो सेक्टर या थीमेटिक फंड रहता है, जैसे सेक्टर हो गया, बैंक सेक्टर हो गया या फिर फार्मा सेक्टर हो गया, इसे सेक्टर फंड कहते हैं। थीमेटिक फंड यानी PSU शेयर हो गए, PSU फंड जो सिर्फ PSU कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं, जैसे PSU में बैंकिंग हो गए, पावर सेक्टर हो गए, सेक्टर अलग है, लेकिन उनका एक थीम है, दैट इज़ ए PSU। जैसे मल्टी MNC मल्टीनेशनल कंपनी, ये थीमेटिक फंड है। तो इसमें यहाँ पे मिनिमम राइट आंसर है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, in equity linked saving scheme minimum investment in equity and equity related instruments shall be dash % of total asset.
राइट आंसर है 80%। तो ELS होता है टैक्स सेविंग स्कीम है, तो उसमें मिनिमम 80% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरनाइट फंड इन्वेस्ट इन ओवरनाइट सिक्योरिटी हैविंग ए मैच्योरिटी ऑफ डैश डे। इसका राइट आंसर है 1 डे। ओवरनाइट फंड केवल इसकी मैच्योरिटी केवल 1 डे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड फंड इन्वेस्ट इनटू ए डेब्ट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटी अप टू द मैच्योरिटी ऑफ डैश डे ओनली। तो इसका राइट आंसर है 91 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक बॉन्ड इन्वेस्ट अक्रॉस, ऑप्शन है ड्यूरेशन, सेकेंड ऑप्शन है सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर है ड्यूरेशन। जो डायनेमिक बॉन्ड रहता है वो अलग अलग ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, मैच्योरिटी बॉन्ड, तो इसे डायनेमिक बॉन्ड कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्ट इन AA+ एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड शैल बी 80% ऑफ टोटल एसेट। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो AA से प्लस के ऊपर की ही रेटिंग में इन्वेस्ट करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में, और मिनिमम 80%। क्रेडिट रिस्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रिस्क फंड इन्वेस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड शैल बी 65% ऑफ द टोटल एसेट। सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्ट इन ओनली AA एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। थर्ड है बोथ ऑफ द अबव। तो दोनों ही सही है। जो क्रेडिट रिस्क फंड रहता है उसमें मिनिमम 65% कॉर्पोरेट बॉन्ड में उसको निवेश करना होता है, और उस जो निवेश करेगा जो AA से नीचे की रेटिंग, AA या AA से नीचे की रेटिंग में ही निवेश कर सकता है। क्रेडिट, जैसे नाम ही क्रेडिट रिस्क है, दे आर टेकिंग सम क्रेडिट रिस्क, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रेडिट रिस्क फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, banking and PSU debt fund invest in debt instrument of bank, PSU and public financial institution or municipal bond. The minimum investment in such instrument shall be 80% of total asset. इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ड फंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अक्रॉस मैच्योरिटी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिफाइंड टू बी 80% ऑफ टोटल एसेट। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। गिल्ड फंड यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हो अक्रॉस द मैच्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट शुड बी 80%। फ्लोटर फंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटर फंड। फ्लोटर फंड इन्वेस्टिंग इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% ऑफ टोटल एसेट। बोथ ऑफ द अबव। आंसर है बोथ ऑफ द अबव। तो फ्लोटर फंड रहता है जो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं डिफाइन किया जाता है, वो रेपो रेट के हिसाब से उनका रेट फ्लक्चुएट होते रहता है, आइदर +1% और हैज़ डिफाइंड अर्लियर। तो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्ट इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, फ्लोटर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 3 asset class with minimum allocation of at least 10% each in all the 3 assets. Second option है foreign securities are not treated as separate asset class. Both of the above. आंसर है both of the above. तो हर एसेट क्लास में उसे मिनिमम 3% निवेश करना होता है, एंड यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटीज़ आर नॉट ट्रीटेड एज ए सेपरेट एसेट क्लास। एसेट क्लास जैसे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जैसे डेब्ट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गए, कमोडिटीज़ हो गए, दे आर द एसेट क्लासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी सेविंग फंड इन्वेस्ट, ऑप्शन है इन्वेस्ट इन इक्विटी आर्बिट्रेज एंड डेब्ट 65% in equity related, minimum 10% in debt. Fourth option है minimum hedge and unhedged need to be stated in SID. SID means scheme information document. Of last option है all of the above. तो करेक्ट आंसर है all of the above. इक्विटी सेविंग स्कीम होता है जनरली उस इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत लो रहता है, तो उस केस में ये फंड उनके लिए सूटेबल है, जहाँ पे
इक्विटी में जो एक्सपोजर लिया जाता है वो आर्बिट्रेज के माध्यम से लिया जाता है। आर्बिट्रेज यानी दे टेक पोजीशन इन कैश मार्केट एंड दे टेक हेज पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। सो वो जो डिफरेंस रहता है बेसिस का कैश एंड फ्यूचर में, दैट दे अर्न, एंड सेकेंडली दे टेक अ पोजीशन, लिटिल बिट पोजीशन इक्विटी एंड डेट, but still equity fund, equity saving fund is considered as an equity because 65% is in equity related fund or equity related investment. Retirement, next question. Retirement fund have locking of 5 years or till the retirement age which was earlier. So इसका right answer है true. Children fund have locking in for at least 5 years or till the children attain the age of maturity which was earlier. इसका correct answer है true. Next question. Index fund या exchange traded fund. Option है open-ended scheme replicating tracking a specific index. Minimum investment in the security of particular index shall be 95% of the total asset. Both of the above. इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दी अबव। यहाँ पे 95% इसलिए कंपलसरी है, अगर वो कम रहेगा 80 65 तो वो बराबर उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसको रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा जो फंड को वो रिप्रेजेंट करता है, जो फंड इसको रिप्रेजेंट करता है पोर्टफोलियो को। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो अगर वो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में सिर्फ 80 या बिलो डालेगा तो क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट परफेक्टली रिप्लिकेट इट। उसका फंड का रिटर्न एंड इंडेक्स का रिटर्न में बहुत वेरिएशन रहेगा। देयरफॉर देयर शुड बी ए 95%, मिनिमम 95% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए सिक्योरिटी ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, ऑप्शन है क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड. In this type of fund, the exposure to equity is typically taken through equity derivatives. ऑप्शन है both of the above. राइट आंसर है both the above. तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड फंड एंड इज क्लोज एंडेड, यानी इट इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज. ओके, और यहाँ पे जो फंड मेजॉरिटी इसमें निवेश करता है डेट में, और कुछ अमाउंट वो इक्विटी में डेरिवेटिव के माध्यम से इन्वेस्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ट्रस्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड विल नॉर्मली बी म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड बाय सेबी, while a company based infrastructure debt fund will normally be an NBFC regulated by Reserve Bank. इसका राइट आंसर है ट्रू. Smart beta fund are an extension of index or exchange traded fund as they changes the basis of exposure in portfolio to index using the alternative strategy. इसका आंसर है ट्रू. स्मार्ट बीटा फंड रहता है वो इंडेक्स फंड जैसे ही रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है. इन इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो फंड को जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें सेम सिमिलरली दे रिप्रेजेंटेड. अगर वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ए स्क्रिप्ट है डेट, उसका कॉन्स्टिट्यूंट है, उसका परसेंटेज है 5%, तो देन दे विल ऑल्सो इन्वेस्ट 5% इन देयर फंड. बट स्मार्ट बीटा दे मे वेरी द एक्सपोजर, बट द स्क्रिप्ट विल बी सेम. यहाँ पे स्क्रिप्ट सेम ही रहेगा, लेकिन उनका एक्सपोजर हो सकता है कि वो अपने हिसाब से करे. नेक्स्ट है क्वांट फंड. क्वांट फंड रिलाई ऑन द डाटा एनालिसिस एंड द नंबर यूजुअली अंडरटेकन बाय मशीन टू सिलेक्ट द सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो. आंसर है ट्रू. सिंपल है, क्वांट जो फंड रहता है वो जैसे मशीन ने एनालाइज करके दिया है फॉर्मूला बेस की डिविडेंड यील्ड ऑफ कंपनीज या ग्रोथ कंपनीज, जो फॉर्मूलास में अगर आप डालोगे, बहुत सारे स्क्रीनर भी आजकल अवेलेबल है. एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है
www.screener.in, उसमें भी आप अपना खुद का पर्सनल स्क्रीनर बना सकते हो और वहाँ पे आप जान सकते हो मशीन बेस है, फॉर्मूला बेस है, तो उसमें आप अपना रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अभी ग्रोथ ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस वैल्यू इज रेलिवेंट फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, तो इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट कैपिटल मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट इश्यूड बाय द स्कीम मल्टीप्लाई बाय इट्स फेस वैल्यू, तो इसका राइट आंसर है ट्रू। तो यूनिट कैपिटल रहता है, उसका फॉर्मूला यही रहता है, नंबर ऑफ यूनिट इश्यूड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, दैट इज द यूनिट कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAV is also net realized value per unit in case the scheme is liquidated, इसका राइट आंसर है ट्रू। NAV net asset value, okay, is also net realized value per unit in case of the scheme is to be liquidated. Next question, mutual fund is a vehicle in the form of trust to mobilize money from investor to invest in different market and security in line with stated option है speculative activities, investment objectives. Correct answer is investment objectives. जैसे investment objective रहेगा वैसे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर से फंड मोबिलाइज किया है उसी के हिसाब से एक इन्वेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दैट इन दैट मार्केट और इन दैट कैटेगरी। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज रेगुलर इनकम, देन दे विल इन्वेस्ट इन डेट फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम टू कैटर टू द नीड ऑफ डाइवर्स इन्वेस्टर, इसका ऑप्शन है ट्रू। अलग अलग इन्वेस्टर के हिसाब से म्यूचुअल फंड एक स्कीम बनाते हैं, अलग अलग स्कीम डिज़ाइन करते हैं ताकि अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर उसमें निवेश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो एक्ट एज डैश इन काउंटरिंग लार्ज इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, राइट आंसर इज मार्केट स्टेबिलाइजर। अभी म्यूचुअल फंड है, पहले क्या होता, पहले जब ये हमारे इंडियन मार्केट्स फॉरेन इन्वेस्टर पे बहुत डिपेंडेंट थे। जब फॉरेन इन्वेस्टर लेते थे तो मार्केट स्टडी रहता था, बुलिश रहता था, और जैसे फॉरेन मार्केट इन्वेस्टर बेचते थे FPI वगैरह, FI वगैरह, तो मार्केट बियर ग्रिप में आ जाता था। लेकिन जब से म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस बढ़ा है और SIP ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट किया है, तब से म्यूचुअल फंड एक मार्केट स्टेबलाइजर का रोल भी अदा कर रहा है और इससे मार्केट स्टेबलाइज होते जा रहा है। मार्केट चाहे किसी भी बुलिश में हो या बेरिश फेस में हो, लेकिन लगातार रेगुलरली जो SIP आ रही है म्यूचुअल फंड के द्वारा मार्केट में निवेश हो रही है, उससे मार्केट एक स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसमें इतनी वॉलेटिलिटी फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक्ट एज ए मार्केट स्टेबलाइजर। म्यूचुअल फंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड मोबिलाइज डिफरेंट पूल ऑफ मनी, ईच पूल ऑफ मनी इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव साइज ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इज एसेट्स बाय द एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM, राइट आंसर है ट्रू। एसेट AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट से कंपनी म्यूचुअल फंड की कंपनी का एसेट साइज का रिलेटिव साइज का पता चलता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का AUM 1000 करोड़ है, किसी का 700 करोड़ है, तो जो 1000 करोड़ है डेफिनेटली उसका साइज बड़ा है, तो उसमें कॉस्टिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी, एक्सपेंसेस रेशियो थोड़ा कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द AUM thus capture the impact of profitability metric and the flow of unit holder money to or fro from the scheme, the right answer है true। AUM से AUM क्या कैप्चर करता है, स्कीम की प्रॉफिट मैट्रिक, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक
इम्पैक्ट करता है, कैप्चर करता है। और जो फंड रिडीम हो रहे हैं या फिर नए निवेश हो रहे हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो भी कैप्चर करता है AUM। नेक्स्ट क्वेश्चन, mark to market valuation is done on daily basis for the calculation of daily NAV of mutual funds scheme। राइट आंसर है ट्रू। मार्क टू मार्केट यानी जो म्यूचुअल फंड में जिस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो उसका आज जो क्लोजिंग रेट होता है तो उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड उसको मार्क टू मार्क दे डू मार्क टू मार्क वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल, कल रिलायंस का रेट था 2000 रुपया, तो और आज रेट है 2100 रुपया, तो 100 रुपीज़ का गैप है। तो आज वो 2100 रुपये के हिसाब से इसको वैल्यूएशन करेंगे। तो जो भी लेटेस्ट रेट उनको अवेलेबल है लेटेस्ट वर्किंग डे में, तो उनके क्लोजिंग रेट के हिसाब से जो अंडरलाइंग जो इनका सिक्योरिटी में जो निवेश किया है उसे मार्क टू मार्क वैल्यूएशन कर देते हैं। तो मार्क टू मार्क वैल्यूएशन इज डन ऑन डेली बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ NAV। अगर डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो NAV परफेक्ट नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड लार्ज इन्वेस्टमेंट कॉर्पस लीड टू वेरियस अदर इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। जितना बड़ा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस रहेगा, AUM रहेगा, उतना इकोनॉमिक रहेगा, उसका एक्सपेंसेस इतना कम रहेगा। इन्वेस्टर गेट इनफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग informed decision to invest in mutual fund, सीड, साई, किम, ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वेस्टर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, ये तीनों से प्राप्त हो सकती है, सीड, साई एंड किम। ओके, सीड इन ए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, साई इन ए स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन, किम यानी की इंफॉर्मेशन। So all of the above। Next question है, close ended scheme are compulsory listed on a stock exchange। आंसर है ट्रू। क्लोज एंडेड स्कीम को कंपल्सरी लिस्ट यहाँ पे इट इज़ कंपल्सरी टू लिस्ट क्लोज एंडेड स्कीम बिकॉज कि यहाँ पे वो फंड से डायरेक्टली फिर बाई एंड सेल नहीं होता। आफ्टर द जैसे NFO ख़त्म होता है तो उसके 5 दिन बाद में जब ओपन एंडेड में जब शुरू होता है फंड से बाइंग सेलिंग का विंडो, यहाँ पे वो नहीं होता है। तो यहाँ पे यूनिट कैपिटल है जो वो कांस्टेंट रहता है। एंड फॉर इन्वेस्टर टू गेट ए एग्जिट रूट दे इट इज़ मेड कंपल्सरी टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोज एंडेड स्कीम द इन्वेस्टर कैन सेल द यूनिट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू रिकवर द डैश वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर है प्रीवेलिंग वैल्यू, नॉट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू NFO में जब भी होता है तभी फेस वैल्यू रहता है। और ये सो राइट आंसर इज प्रीवेलिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, combination of transparency and liquidity enhance the safety। तो राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम गिव बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80cc, द अमाउंट सब्सक्रिप्शन अप टू रुपीज़। द राइट आंसर इज 1,50,000। तो 1,50,000 अगर तो वही निवेश करता है ELSS में तो उसे 80cc का बेनिफिट मिलता है, तो उतने में उसे टैक्स भरना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन्वेस्टर मूव मनी बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड देन इट इज़ कॉल्ड SIP, SWP, STP। राइट आंसर है STP। STP ने सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में निवेश करना, ऐसे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करता है रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इज सच दैट इट इज पास थ्रू व्हीकल and passes on risk and return to the option है trustee, sponsor, investor। The right answer is investor। म्यूचुअल फंड एक व्हीकल के समान है, वो जो भी रिस्क एंड रिटर्न है वो इन्वेस्टर को पास ऑन करता है, बिकॉज इन्वेस्टर का मनी है और वो इन्वेस्टर का मनी को मार्केट में रिसर्च
एनालिसिस के साथ में, एक प्रोफेशनल टीम के साथ में इन्वेस्ट करता है, फिर इसमें से जो भी रिटर्न्स आते हैं वो रिस्क एंड रिटर्न दैट ऑल पासिस थ्रू द इन्वेस्टर्स. Open-ended funds are open for the purchase and repurchase on the basis of perpetual basis. Right answer perpetual है. Close-ended scheme have a fixed maturity date. इसका yes it is true. Close-ended का fixed maturity date रहता है. On the maturity date, automatic जो उस टाइम पे जो redemption amount रहता है based on the prevailing NAV इन्वेस्टर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट कैपिटल ऑफ द स्कीम रिमेन स्टेबल और फिक्स. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इन क्लोज एंडेड यूनिट कैपिटल स्टेबल एंड फिक्स रहता है. सो राइट आंसर इज क्लोज एंडेड स्कीम. डिपेंडिंग अपॉन द डैश सिचुएशन फॉर द यूनिट ऑफ द स्कीम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, द ट्रांजेक्शन प्राइस कुड बी हायर और लोअर देन द प्रिवेलिंग NAV. करेक्ट आंसर है डिमांड सप्लाई. अभी किसी क्लोज एंडेड स्कीम की NAV फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ है, लेकिन वो 19 रुपये में भी ट्रेड हो सकता है, 21 में भी ट्रेड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरवल फंड्स आर लार्जली क्लोज एंडेड बट बिकम ओपन एंडेड एट प्री स्पेसिफिक इंटरवल. इसका राइट आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रीजनेबल income along with high liquidity, then the type of mutual fund is overnight fund. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल इनकम, और लिक्विडिटी कैसी चाहिए? हाई लिक्विडिटी. देन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज सुटेबल ओवरनाइट फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल पीरियड इज 15 days and the minimum duration of a transaction period is 2 days. ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू. जो इंटरवल फंड रहता है उसमें मैक्सिमम इंटरवल पीरियड रहता है वो 15 days का होता है, और मिनिमम ट्रांजेक्शन पीरियड रहता है दैट इज 2 days. यू हैव टू सिंपल रिमेंबर दिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूजुअली ट्रैक एन इंडेक्स और हैव ए फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन सम इंडेक्स, सो दे आर डैश इन नेचर. एक्टिव और पैसिव? पैसिव इन नेचर. जो पैसिव फंड मैनेजर रहता है उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, ये इन्वेस्ट सिंपली जो इंडेक्स है उसी में जो स्क्रिप्ट है उसी में उसे निवेश करना पड़ता है, बस उसे ट्रैक रखना पड़ता है. परसेंटेज बैलेंस हर 10% बैलेंस आफ्टर सर्टन पीरियड हैव टू बैलेंस द अमाउंट, बैलेंस द परसेंटेज. एक्टिव जो फंड मैनेजर रहता है वो अपने हिसाब से मार्केट में रिसर्च करके अपने हिसाब से सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री. और उसमें 2 अप्रोच है, टॉप अप्रोच और टॉप बॉटम अप्रोच. ये दोनों में से किसी में से भी एक, और अकॉर्डिंग टू रिसर्च एक्टिव फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करता है. तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसिव, इट इज़ पैसिव इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम, देन द टाइप ऑफ द म्यूचुअल फंड इज. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन है ना. देन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज इक्विटी फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेगुलर इनकम. जब रेगुलर इनकम चाहिए तो नेचुरली इट इज़ फ्रॉम द डेब्ट फंड, और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो नेचुरली इट इज़ फ्रॉम द इक्विटी फंड. सो द राइट आंसर इज हाइब्रिड फंड, बिकॉज हाइब्रिड फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी फंड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट steady stream of income through investment in fixed income security, then the mutual fund scheme is long duration fund or equity fund. The right answer is long duration fund, because long duration fund invest only in debt fund, fixed income instrument, not in equity. Mutual fund scheme are often classified in terms of investment objective, investment universe, that is where they invest, both of the above. The right answer is both of the above. म्यूचुअल फंड स्कीम में एक तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड सेकेंडली वेयर दे इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स. लास्ट क्वेश्चन. म्यूचुअल फंड
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंक्लूड द स्कीम एसेट एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल। करेक्ट आंसर इज ट्रू। तो जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी है इसमें ये चीज़ का समावेश होना चाहिए कि इसमें स्कीम एसेट एलोकेशन होना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या है, ग्रोथ है क्या वैल्यू है, तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसे सबमिट करके देखते हैं कि हमारे कितने आंसर सही है। अभी हमने व्यू स्कोर किया है, लेट्स सी। हमारे सभी आंसर सही है, 57 आउट ऑफ 57। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 का MCQ हम लेके आएंगे। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।